हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपके एमसीक्यू इंक्लूड रहेंगे। एमसीक्यू में भी आपके न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही पूछे जाएंगे आपसे, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखेंगे एंड आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक ट्रेडिंग अकाउंट और आपका रिजोल्यूशन वाले चैप्टर्स है, आपका क्वेश्चन आता ही आता है 100%। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टॉपिक पे। देखिए, अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी के पास बुक्स नहीं आई, किसी के पास टाइम नहीं था, जो भी रीज़न रहा हो। बट आज की इस वीडियो में अगर आप इसको एंड तक देख लेते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पेपर भी बात करेंगे कैसा आएगा और किस तरीके से आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर हम एंड में देखते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उनको हम देख लेते हैं, फिर हम हमारा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एंड जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी क्वेश्चन पेपर में, उसको अगर आप फॉलो करते हैं आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, इस वीडियो को देख लो, 4-5 बार इस वीडियो को देख लेना एंड जैसा बताया जा रहा है उसमें उसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप आसानी से इसमें पास हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बिजनेस है और बिजनेस में अगर ओनर जो बिजनेस का ओनर है, जिसने स्टार्ट किया है बिजनेस, उसके ओनर ने अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स क्या करें, विड्रॉ करें, ठीक है, तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, तो वो होगा आपके ड्राइंग अकाउंट में। ऐसा इसलिए होगा कि जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे हों, ठीक है, कैश विड्रॉ कर रहे हों या फिर वो कोई गुड्स वगैरह विड्रॉ कर रहे हों, तब ऐसे केस में वो क्या होता है, वो ओनर्स की जो कैपिटल होती है उसको रिड्यूस करते हैं, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि विच बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का मतलब है परचेज करना, यानी कि खरीदारी करना। क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है, गुड्स को अगर उधार परचेज किया जाता है तो उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो आपके परचेज बुक में होता है। मतलब जब बिजनेस कोई भी गुड्स को क्या करता है, उधारी पे परचेज करता है, यानी कि कैश वहाँ पर पेमेंट नहीं हो रही है, उधार परचेज करते हैं, तो वो अपनी परचेज बुक बनाते हैं, तो वो रिकॉर्ड होती है परचेज बुक में। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन का क्या नेचर होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर है इनडायरेक्ट एंड नॉन कैश एक्सपेंस। देखिए, आपका जो डेप्रिशिएशन होता है ये इनडायरेक्ट होता है, कोई डायरेक्ट नहीं होता, और नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें कोई कैश नहीं होता। जस्ट एग्जांपल, आपने कोई भी एक आपके पास एसेट है, कोई आपने मशीनरी परचेज की। अब एक मशीनरी जो है उसकी टाइम के साथ वैल्यू ख़त्म हो जाती है, 10 साल वो मशीन चलेगी, 15 साल मशीन चलेगी, उसके बाद एक लास्ट टाइम ऐसा होगा कि वो मशीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, हर साल वो जो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है वो हमारा क्या होगा, डेप्रिशिएशन। ठीक है, टाइम के साथ वैल्यू कम होना वो हमारा क्या, डेप्रिशिएशन है किसी एसेट पे। ठीक है, फिक्स एसेट पे। तो ये हमारा इसका थर्ड वाले का आंसर होगा इनडायरेक्ट एंड नॉन कैश एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है जब हमारे शेयर्स इशू होते हैं प्रीमियम पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। देखिए, प्रीमियम पे शेयर इशू होना मतलब आपके जो शेयर है, कंपनी का जो शेयर है, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये का आपका शेयर इशू होना था, लेकिन आपने उसे कितने का किया, 12 रुपये का किया, तो 2 रुपये का है, उसमें क्या होगा, प्रीमियम होगा। ठीक है, ये जो आपका 2 रुपीज़ का प्रीमियम है ये आपका शेयर कैपिटल का कोई पार्ट नहीं है, तो ये आपका कहाँ पर जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लर्नर्स हैं उनके यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी, क्योंकि सेम ही आंसर है आपका भी, बस यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका आंसर है टू रिकॉर्ड चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी वैल्यूज़। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस के अंदर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर जा रहा है, उस टाइम पे उनके एसेट्स या लायबिलिटी की जो वैल्यू चेंज होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपको कर देना है, ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एडमिशन चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने जस्ट रीड भी किया है
नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ें भी आपने लर्न करी हैं। तो अब आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब आपसे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। गाइस, अगर आपने जस्ट नॉर्मल चीज़ों को पढ़ भी लिया इसमें कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है और आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, आंसर आपके सामने होगा, आपसे एमसीक्यू पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े तो देखो नहीं पास होता कोई भी। ठीक है, 2 पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं। ठीक है, इनका रेशियो है 2:1 का, मतलब इनका प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो है 2:1। मान के चलो कि इनका जो प्रॉफिट होता है वो 20,000 रुपये होता है। ठीक है, या 30,000 रुपये मान के चले थे कि इनका जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 30,000 का होता है। ठीक है, अब क्योंकि इनका जो रेशियो है ये है आपका 2:1 का। ठीक है, 2:1 का है, तो 30,000 का इनका किस तरीके से आंसर आएगा इसका। तो इसको हम अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 करेंगे इसको, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये ए जो है वो 20,000 रुपीज़ लेके जाता है प्रॉफिट का, और जो बी है वो 10,000 रुपीज़ लेके जाता है। ठीक है, तो मतलब तो ये सिंपल यहाँ पर कि आपके जो ये दोनों पार्टनर हैं ए और बी हैं, इनका जो प्रॉफिट में शेयर रेशियो था वो ये था 2:1 का। लेकिन क्योंकि अभी अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो इन्हें अपना जो ये है आपका शेयरिंग रेशियो है, ये इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट अभी वो इस रेशियो में बांट रहे थे 2:1 में, अब वो क्या करेंगे, तीसरा पार्टनर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट इन्हें इनके साथ शेयर करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, इन्हें प्रॉफिट का कुछ ना कुछ तो इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हमें ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देना होगा न्यू रेशियो। ठीक है, ये सिंपल, इसमें आपने फॉर्मूला पूछ रखा था, हालांकि मैंने इसमें आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ये कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, तो हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, हमारे गुड्स हैं उनको हम सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, वो हमारे डायरेक्ट खर्चे इसमें दिखा दिए जाते हैं, एंड वो उसमें से हम क्या कर देते हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चल जाता है कि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका आंसर है ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता। रिजोल्यूशन चैप्टर आई होप आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ खाली एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एक दो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे, एक यहाँ पर 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो न्यूमेरिकल का रहता है, जहाँ आपको उसको सॉल्व करना है, जहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको बनानी होती हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अगर कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, तो वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अकाउंट इज़ अफेक्टेड व्हेन बैड डेट्स आर रिकवर्ड। मान लीजिए आप बिजनेस के अंदर ये मान के चल रहे हैं आपके कुछ डेटर्स हैं और वहाँ से आपका कुछ पैसा जो है वो डूब सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि हमारा कुछ पैसा डूब सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रोविज़न बना कर रख लेते हैं कि हाँ जी इतना पैसा हमारा डूब सकता है। लेकिन आपने वो चीज़ क्या कर दी कि हमारा ये इतना पैसा डूब गया, लेकिन वो पैसा बाद में रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, वो पैसा आ जा रहा है, तो उसका आप क्या करोगे, उसको कहाँ लिखोगे, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में आएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, वो इसलिए होगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई, हमें ऐसा लगा था कि वो हमारा पैसा अब डूब गया है, अब वो पैसा हमें कस्टमर से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो आ जाता है तो अब हम यहाँ पर उसे क्या करेंगे, वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होगी और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब मान लीजिए कि कोई शेयर होल्डर है, उसने अपने जो मतलब पैसे थे, जो भी उसको, जो शेयर होल्डर था उसको जो पेमेंट करनी थी उसने अपना अमाउंट पे नहीं किया, तो उसके जो शेयर्स थे उनको फॉरफीचर कर लिया, यानी कि उनको जब्त कर लिया गया। तब ऐसे में क्या होगा कि उससे जो जब्त किया हुआ पैसा है उसको हम क्या करेंगे, फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मतलब उसे हम क्या करेंगे, फॉरफिटेड अकाउंट जो है हमारा उसमें उसको क्रेडिट कर देंगे, जो ऑलरेडी उसने पे कर दिया। ठीक है, और शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये हमारे थे थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। अब अगर हम न्यूमेरिकल एमसीक्यू की बात करें जो आपसे इस तरीके के पूछे जाएंगे, अब काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस देख के वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें, हमें तो ये नहीं आता। थोड़ा सा मतलब शांति से इन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना, और बेसिक सी चीज़ें आपके जो आपका चैप्टर्स हैं उनमें से आप इनको देख लेना, इनके बेसिक से फॉर्मूलेस लर्न कर लेना। जैसे कि हमसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, इफ़ करंट एसेट्स
₹80,000, अगर हमारे करंट एसेट जो है वो 80,000 के हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमारी 40,000 की हैं, तो व्हाट इज़ द करंट रेशियो। तो बिजनेस का करंट रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। तो हमें पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ अगर हम कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा, जो कि है 2:1। अब इससे क्या समझ में आता है, मतलब 2:1 जो हमारी कंपनी का रेशियो है, इससे ये समझ में आता है कि ये रेशियो ये दिखा रहा है कि बिजनेस कैन पे इट शॉर्ट टर्म डेट्स, मतलब कि 2:1 का जो हमारा रेशियो है ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारे जो कंपनी है वो कितनी जल्दी, यानी कि जो बिजनेस है वो कितनी जल्दी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को क्या कर सकता है, चुका सकता है, यानी कि पे कर सकता है। ठीक है, ये रेशियो हमारा बताता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ फर्म अर्न्स 1,20,000 प्रॉफिट ऑन 10 लाख कैपिटल। हमारी 10 लाख की कैपिटल पे एक जो फर्म है हमारी उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 1,20,000, और नॉर्मल रेट कितना था, 10% था। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए आंसर तो वैसे इसका 20,000 होगा, अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, नॉर्मल प्रॉफिट किसका, 10 लाख का। हम ये मान के चले थे कि 10 लाख रुपीज़ की हमारी कैपिटल थी, उसका 10% तो हम प्रॉफिट अर्न कर ही लेंगे, मतलब 1 लाख रुपीज़। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करके चले थे कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए, 1 लाख रुपीज़। सुपर प्रॉफिट कब होता है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। तो गाइस हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 1,20,000 हमने अर्न किया। उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना होना चाहिए था, कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो कितना है हमारा 1 लाख रुपीज़। तो इसका जो डिफरेंस है 20,000 वो हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, जिसको हम कह सकते हैं, हम इसे एज ए गुडविल कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमारा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोल रखा है कि अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट 12। देखिए शेयर जो था वो 10 रुपये का था, लेकिन इशू कितने में किया, 12 रुपीज़ में। और जो शेयर होल्डर्स है उससे कितने पैसे मिले, 8 रुपीज़ मिले। तो व्हाट इज़ अनपेड अमाउंट। तो जो अनपेड अमाउंट है, जो पे नहीं किया है, वो कितना अमाउंट होगा। तो देखो यहाँ पर ना जानबूझ के ऐसे घुमा फिरा के इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से बोलेंगे कि आपका 10 रुपीज़ का शेयर था, इशू 12 में हुआ, फिर 8 रुपीज़ वहाँ से रिसीव हुए, तो आप बताओ अनपेड कितना है, मतलब 8 रुपये तो उससे आगे। देखो कितने का शेयर था वो हमें मैटर नहीं है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। शेयर इशू कितने पे हुआ, 12 रुपीज़ पे। ठीक है, जो इशू हुआ है वो कितने पे हुआ है, 12 रुपीज़ पे। ठीक है, और जिसमें से हमारे पास कितने आ चुके हैं, 8 आ चुके हैं। ठीक है, तो कितना अनपेड है, मतलब 12 रुपये का हमने शेयर इशू किया था कि हम तो 12 रुपये का शेयर देंगे, जिसमें से 8 रुपये शेयर होल्डर ने दे दिए, तो अभी उसको कितने अनपेड है, 4 रुपीज़। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ़ ग्रोस प्रॉफिट 40,000, सेल्स 2 लाख, व्हाट इज़ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 40,000 का है, सेल्स हमारी 2 लाख की है, तो आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ये आपके सामने, दैट्स इट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव 10,000, आउटस्टैंडिंग 2,000, एडवांस 1,000, इनकम क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला है आपके सामने है कि इनकम इक्वल्स टू में रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस एडवांस। देखिए जो हमें इनकम हमारी कौन सी हुई है, जो हमें रिसीव हो गई है, प्लस जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो इनकम हमारी अभी आनी है। ठीक है, जो इनकम हमारी आनी है, यानी कि काम तो हो गया है बट अभी आई नहीं है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे जो एडवांस में है। एडवांस में क्योंकि अभी हमने वो काम किया नहीं है, वो हमें एडवांस में मिल गई है, तो उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारी इनकम इसमें कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 11,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ पार्टनर विड्रॉ 5,000 क्वार्टरली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पर आपको एक पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है 5,000 क्वार्टरली। अब क्वार्टरली की बात करें तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो हम 4 इंटू क्या करेंगे, 5,000 कर देंगे, तो वो कितना विड्रॉ कर रहा है, 20,000 पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना होगा, 6 मंथ। तो इंटरेस्ट यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपके सामने इसका आंसर होगा। इससे बेसिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एडमिशन पार्टनर के, स्टार्टिंग के एडमिशन जो मतलब
इससे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और ये भी आपका देखिए नेक्स्ट देखने में हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने हैं पेपर को रीड करने के, उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी में आप क्वेश्चंस को ना छोड़ दें। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, देखने में कितना वो लग रहा है कि इसमें क्या क्या पूछ रखा है। अ मशीन वर्थ 1,00,000 रुपीज़ डेप्रिशिएटेड 10% SLM फॉर 2 years। अब आपको इसका अमाउंट बताना, तो कितना सिंपल तो है। आपकी एक मशीन है, उसकी वर्थ कितनी कितनी कीमत है, 1,00,000 रुपीज़ की मशीन है। डेप्रिशिएशन कितने का लग रहा है, 10% का। कौन से मेथड से लग रहा है, WDV मेथड होता है, एक SLM मेथड होता है। तो WDV तो उसमें थोड़ा सा चलो कैलकुलेशन में होता है, तो बहुत सिंपल पूछ रखा है। SLM मेथड पूछ रखा है, तो SLM मेथड के लिए अगर अकॉर्डिंग आप करोगे तो 1,00,000 रुपीज़ का आपने क्या करना है, 1,00,000 रुपीज़ का 10% निकालोगे, यानी कि 10,000। 1 ईयर का कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। और वहीं अगर हम 2 ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 20,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 18 कि अ शेयर फॉरफिटेड विद 6 पेड आउट ऑफ 10 फॉर फ्यूचर गेन, गेन क्या होगा। देखो हमारे फॉरफिटेड मतलब जब्त किया हुआ पैसा, ठीक है। पेड मतलब 6 रुपीज़ आउट ऑफ 10, यानी कि हमारे एक शेयर होल्डर को 10 रुपये पे करने थे, जिसमें से उसने कितने पे कर दिए, 6 रुपये कर दिए, ठीक है। 4 रुपये उसने अभी नहीं किए। तो यहाँ पर आपसे गेन पूछा जा रहा है। अब कई बार बच्चे बहुत जल्दीबाजी में गलती क्या करेंगे कि 10 में से 6 माइनस करके 4 लगा देंगे वहाँ पर, ठीक है, जबकि एकदम गलत है। आपको पैसे को जब्त आप उसी पैसे को करोगे ना। आप कौन से पैसे को जब्त कर सकते हो, जो उसने पे कर दिया। तो उसने कितना पे किया, उसने 6 रुपये तो पे किए हैं, तो हम उसको जब्त कर लेंगे, हम उसके 6 रुपये नहीं लौटाएंगे। तो यहाँ पर आपका 6 रुपीज़ जो होगा वो इसका क्या क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड बहुत इजी क्वेश्चन है कि डेटर्स इफ़ डेटर्स आर 50,000, हमारे डेटर्स 50,000 के, तो प्रोविज़न 5% बनाइए। इसका प्रोविज़न अमाउंट क्या होगा, तो इसका 5% निकाल लो। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ पार्टनर टेक्स ओवर एसेट वर्थ 10,000। अब इसकी एंट्री क्या हुई आपको बताना है कि अगर एक हमारा जो पार्टनर है वो 10,000 रुपये की वर्थ है जिस एसेट की, उसको वो टेक ओवर करता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, ये डेबिट साइड आ जाएगा, जो भी वो एसेट्स को क्या करेगा, टेक ओवर करेगा, कि ये होगी। अब उसके बाद में हमारे आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे। यहाँ पर आपको इनके मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोल रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, हालांकि इसमें ये आंसर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। आपके सामने इस तरीके से नहीं आएंगे, आपके सामने जो होगा वो अलग लगाएंगे। लाइक ट्रेडिंग अकाउंट के आगे आपको डिसोल्यूशन दे रखा होगा या NPO दे रखा होगा, इस तरीके से दे रखा होगा। यहाँ मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, आंसर ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट। इसकी मैचिंग क्या होगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैचिंग किससे होगी, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंज हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डिसोल्यूशन में बनता है, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर अकाउंट की बात करें तो वो हमारा NPO का है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा। एंड देन ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हैं। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बोल रखे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर शोन ऑन द डेट साइड ऑफ PNL अकाउंट एंड डेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहली बात तो खर्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे PNL अकाउंट में जो जितने भी खर्चे होते हैं हमारे डेबिट साइड जाते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से पता है ना, डेबिट साइड जाते हैं। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो हमारा खर्चा है, वो हमारी लायबिलिटी है, तो एसेट साइड में तो जाने से रही है ना, वो हमारी संपत्ति थोड़ी ना है, वो तो हमारी लायबिलिटी है, देनदारी है। तो उसे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रखेंगे, लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और बाकी की अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपके लिए आ जाएंगी। एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स में कि डेप्रिशिएशन इज डैश एक्सपेंस एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डैश। अब डेप्रिशिएशन हमारा क्या है, एक ऐसा खर्चा है नॉन कैश, ठीक है, नॉन कैश या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। ऐसा खर्चा है नॉन कैश है, जो कैश में नहीं होता, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट नहीं है। एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ये टाइम के साथ, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, ये आपके फिक्स एसेट की क्या करता है, वैल्यू को टाइम के साथ कम करते चला जाता है। और ये फिक्स एसेट की बात हो रही है, यहाँ पर करंट एसेट या कोई भी वो गलती से नहीं लिख देना। फिक्स एसेट पे हमारे क्या लगता है, डेप्रिशिएशन लगता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस पे।
देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉफिट अर्न बाय एनपीओ इज कॉल्ड। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मतलब ही पहला ये कहने का है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। अगर इन्हें प्रॉफिट अर्न भी होता है, मतलब जितने इनके एक्सपेंस है, खर्चे हैं, ठीक है, और जितनी इनकी इनकम है, जितने इनके एक्सपेंस हैं और जितनी इनकी इनकम है, अगर उन दोनों को मतलब इनका डिफरेंस निकाला जाए और सरप्लस हो, यानी कि ज़्यादा हो, प्रॉफिट हो, खर्चे कम हो और इनकम ज़्यादा हो जाए, तो उसको ये सरप्लस कहेंगे। उस केस में सरप्लस कहा जाएगा, उसमें हम प्रॉफिट नहीं कहते, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि विच अकाउंट शोज नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस। अब कौन सा हमारा अकाउंट है वो हमारा नेट रिजल्ट दिखाता है बिजनेस का। देखो यही चीज़ छोटी छोटी हमें याद रखनी है कि हमें कई बार बच्चे क्या करेंगे कि फॉर्मेट देख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएनएल अकाउंट का, वहाँ पर देख लिया और उसमें कौन कौन सी एंट्री होती हैं वो देख लिया, लेकिन ये चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे कि कहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हमारा जो पीएनएल अकाउंट होता है वो हमें हमारा नेट प्रॉफिट बताता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, नेट रिजल्ट जो हमें देता है वो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अकाउंट वेयर शेयर फॉरफिटेड गेन इज़ ट्रांसफर्ड। अब कौन से अकाउंट के अंदर हमारा जो जब्त किया हुआ पैसा होता है, जिस जो गेन हमें हुआ होता है, वो हम कहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आंसर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। ये आपने अभी आप कंपनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पैसा हमारा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर जाता है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ये इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो गेन हुआ है, यानी कि जो हमने पैसा जब्त किया है, ये कोई हमारी रेगुलर इनकम नहीं है। ये तो एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दे पाए, ठीक है, एक शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाए, हमने उसके पैसे जब्त कर लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हर शेयर होल्डर यही वाली कहानी दोहराएगा कि कल को वो कह रहा है कि नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा। एक दो शेयर होल्डर के पास पैसे नहीं थे, कोई भी रीज़न था, तो उसने अपने पैसे नहीं दिए, उसका पैसा हमने कंपनी ने जब्त कर लिया और उसके बाद में वो हमने कहाँ कर दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कर दिया, ठीक है। होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रखे हैं कि आइडेंटिफाई एरर और टाइप, यानी कि कौन से टाइप की एरर है, तो ये आपको बतानी है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखिए दोनों में समझने की कोशिश करनी है कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, एंड वहाँ पर जो वेजेस पेड किए हैं वो हमने गलती से कहाँ पर उसको क्या कर दिया, एंट्री कर दी उसकी, वो हमने कर दी है वेजेस अकाउंट में। अब वेजेस क्या होती हैं, हम नॉर्मल हमारे जो खर्चे होते हैं रेगुलर हमारे, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं, रेगुलर वेजेस जो हम इनको ट्रीट करते हैं, वेजेस अकाउंट में हमने गलती से कर दिया, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग अकाउंट में हमें से करना था, तो ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी, ठीक है। एरर प्रिंसिपल, इनके थोड़े से बेसिक्स इनको आप पढ़ लेना। सेल ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, सेल ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, तो आंसर इसका है कि सेल ऑफ गुड्स जो था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। वो इसमें क्या होगा, हमारा एरर ऑफ ओमिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है, सेल ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन होगी। और एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आप ना जो आपकी गलती थी, यानी कि जो रिकॉर्ड करना था आपको, जो एंट्री रिकॉर्ड करनी थी वो कंप्लीटली आपने नहीं किया। आपने ऐसे नहीं कि पार्शली आपने किसी गलत अकाउंट में कर दी हो, नहीं, इसमें आपने करी ही नहीं है, तो ये हमारा एरर ऑफ ओमिशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है कि विच अकाउंट इज क्रेडिट व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अगर कोई पार्टनर गुडविल जो है वो कैश में लेकर आता है तो कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा होगा कैश अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच रेशियो इज कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सा इससे रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 जो होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी। अब अगर डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी पे चार्ज हो रहा है तो कौन सा अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमें पता है कि डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा, ठीक है। ये हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनका। विच अकाउंट इज क्रेडिट व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर लायबिलिटी एट डिसोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब फर्म को बंद करने की बात होगी कि आपको कोई भी कंपनी में इशू है, आप आगे कंपनी को रन नहीं कर सकते, बिजनेस को रन नहीं कर सकते, तो सबने डिसाइड कर लिया कि क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उस टाइम पे अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को क्या करता है,
टेक ओवर कर रहा है, मतलब वो अपने ऊपर अपने सर पे वो पूरी हेडेक ले रहा है कि हाँ जो भी ये लायबिलिटी है, ये वाली लायबिलिटी लाइक जो भी अमाउंट हो 50,000 की, लाख की, कोई भी अमाउंट हो, लोन है कोई भी किसी तरीके का, वो लायबिलिटी है, ठीक है, देनदारी है। तो वो बिजनेस से कहता है कि ये मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको पे कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको क्या करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कि अब वो उसके बिजनेस के जो हेडेक है, यानी कि बिजनेस का जो बर्डन है, वो अब बिजनेस नहीं लेगा, वो क्या करेगा, जो पार्टनर है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, वो पार्टनर की हेडेक होगी, वो कैसे उसको पे करेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एंड मैंने अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके थ्योरी बेस्ड के क्वेश्चंस कराए थे, जो आपके एमसीक्यू थे, एंड फिर हमने न्यूमेरिकल भी देखे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ये बिल्कुल आपको करके जाने हैं, ये मस्ट हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनी 3 पॉइंट्स। इन दोनों में आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपके सामने कि रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज़ रियल अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। तो हमारे रिसीट एंड पेमेंट में हमने देखा था कि हमारे रियल अकाउंट होते हैं, इनमें हम जितने भी हमारे कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं विद द कैपिटल और रिवेन्यू ऑफ करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पर चाहे आपकी कैपिटल हो या रिवेन्यू हो, किसी भी तरीके का खर्चा हो, ठीक है, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमें क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शो करता है। वहीं अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, दैट रिकॉर्ड ओनली रिवेन्यू आइटम्स ऑफ द करंट ईयर। ये हमारे क्या करता है, सिर्फ रिवेन्यू आइटम, करंट ईयर के रिवेन्यू आइटम्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इट एक्सक्लूड कैपिटल आइटम, जितने भी हमारे कैपिटल आइटम्स होते हैं ये उसको एक्सक्लूड करता है, ये उसको इंक्लूड इसमें नहीं करता है। एंड शोज सरप्लस और डेफिसिट एट द एंड, और ये क्या दिखाता है, जो सरप्लस है या डेफिसिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस में हम, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले में हम क्या करते थे, जो प्रॉफिट होता था उसको हम सरप्लस बोलते हैं, एंड लॉस होगा तो डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्या बताने, 3 फीचर्स बताने हैं, ठीक है, 3 फीचर्स बताने हैं। तो इसमें आपका आंसर है कि अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑफर्स स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। इट अलाउज automatic generation of financial statements and reports. Data can be stored securely and retrieved easily. It reduces manual errors and support multi-user access, making accounting more reliable and scalable for organization. यहाँ पर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहला हमारा जो है वो है, ये क्या है, फास्ट एंड एक्यूरेट है, ठीक है। सेकंड है ऑटोमेटिक रिपोर्ट यहाँ पर बनती है, ठीक है, जैसे कि इट कैन क्रिएट बैलेंस शीट, लेजर एक्सेट्रा, ठीक है, विदाउट मैनुअल वर्क। अगर आप पहले की बात करेंगे नॉर्मल, अगर हम देखें, अगर हम हाथों से वाउचर्स बनाने की बात करें, हाथों से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने की बात करें, या बहुत सारी चीज़ें करने की बात करें, तो हाथों से जो बनते थे उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता था, जो मैनुअल हमारा वर्क होता था। लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज की बात करें तो आपको चुटकियों में आप यहाँ पर कोई भी बैलेंस शीट बनानी हो, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना हो, लेजर अकाउंट बनाना हो, ये आप आसानी से इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, फास्ट एंड एक्यूरेट है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन क्विकली एंड करेक्टली। एंड वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स तैयार करता है, ठीक है। ये सेफ एंड इजी टू यूज़ है, सेफ है, इजी टू यूज़ है। ऐसा नहीं कि एक रजिस्टर आपने बना रखा है, ये एक फ़ाइल आप लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये फ़ाइल आपकी कंप्यूटर में से दूसरा भी पर्सन वहाँ पर एक्सेस कर सकता है, दूसरा भी पर्सन उसको देख सकता है। तो ये तो बहुत अच्छा एक वो है। तो इसके 3 फीचर हैं, अगर आपको ज़्यादा पूछे जाएँ तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा है, बाकी 3 तो कम से कम एटलीस्ट आपको लर्न करके जाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो फ्रॉम गिवन ओल्ड एंड न्यू रेशियो। अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है आपको और न्यू रेशियो गिवन है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता था, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो मतलब उसे और ज़्यादा बढ़कर रेशियो मिल रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो बोल देंगे, ठीक है। बाकी एक ही फॉर्मूला लगाने के लिए इनका, ठीक है। देखो
यहाँ पर हमें बोल रखा है कि ए बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के बाद उनका न्यू रेशियो जो है वो 4:, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पूरा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको क्या कर देना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था, 3/, ये है ना, 3/5, 3/5, और बी का क्या था, 2/5, ठीक है, ये था। तो 3/5 में से अभी हमारा न्यू रेशियो क्या है इसका, ए का, वो था हमारा 4/5 एंड 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/5 माइनस 4/5 कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और वहीं हम बी की बात करें तो 2/5 माइनस 1/5 यानी कि 1/5, बी हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सो बी सेक्रीफाइस 1/5 एंड ए गेन्स 1/5। क्यों, ये गेन क्यों कर रहा है और ये यहाँ पर सेक्रीफाइस क्यों कर रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए गेन कर रहा है कि पहले इसका रेशियो जो था वो कम था, ठीक है। ओल्ड रेशियो इसका कम था, अब क्या है, शेयर रेशियो इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और यहाँ पर पहले इसका ज़्यादा शेयर रेशियो था, यहाँ पर ज़्यादा शेयरिंग रेशियो था, कम से कम 5 में से 2 था, अभी 5 में से इसको 1 मिलेगा, 1% मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, रेशियो होगा। एंड द रेशियो इज यूज फॉर गुडविल एडजस्टमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि राइट जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन। अब आपको ये कुछ एंट्रीज देखिए, 2-4 एंट्री आप बुक में से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर हालांकि आपके सामने आंसर में लिखी हुई हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है फॉर गुडविल एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे आपकी जो गुडविल एडजस्टमेंट होती है उसकी एंट्री आपको लिखनी है। तो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैश तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, और कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड जाएगा। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन sacrificing रेशियो, दिस एंट्री इंश्योर दैट sacrificing पार्टनर आर compensated फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल। इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर वो कैश नहीं होती तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाती। तो यहाँ पर ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। एंट्री यहाँ पर सही से नहीं लिखी हुई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए इसे इस तरीके से लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये वो लिखा है कि स्टेट एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको 3 यहाँ पर क्या बताने, ऑब्जेक्टिव्स बताने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के हमारे ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है एक स्पेसिफिक पीरियड का, जो बिजनेस का एक जो स्पेसिफिक पीरियड है उसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एसेस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म थ्रू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को देख के ये पता कर पाते हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लॉस में चल रही है या फिर कंपनी जो है प्रॉफिट में चल रही है, एसेट ज़्यादा है या लायबिलिटी। थर्ड हमारा आ जाता है कि टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर लाइक ओनर, क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि इनको जो ओनर हैं, क्रेडिटर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि उन्हें पता हो। अगर उनके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि कंपनी लॉस में चल रही है या फिर प्रॉफिट में चल रही है या फिर कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, तो वो ओनर को कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर कैपिटल लगानी चाहिए। क्रेडिटर्स जो हैं जिनसे हम उधार सामान लेते हैं, या इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अगर हम नहीं बताएंगे तो वो क्यों ही हमारे पास हमारी कंपनी में पैसे लगाएंगे, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट एनी 3 यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो हमने अभी बात करी थी, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपका कंपनी का जो कंपनी चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, अकाउंट में जाता है, उस पैसे को हम ऐसा नहीं है कि रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं कि भाई हमारे जो रेगुलर यूज़ के खर्चे होते हैं, जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, उनमें हम यूज़ करेंगे, नहीं। वो अब किस लिए होते हैं,
इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यहाँ पर क्या किया जाता है कि आप बोनस देने के लिए, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस देने के लिए आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, या फिर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अंडर राइटिंग कमीशन। यहाँ पर आपके पास दूसरे ऑप्शंस के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि टू राइट ऑफ या रिमूव एक्सपेंसेस लाइक कंपनी सेटअप कॉस्ट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंपनी सेटअप कॉस्ट के लिए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे रेगुलर यूजेस के लिए नहीं करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन के आपको 3 कारण बताने। जो डेप्रिशिएशन लगता है इसके 3 क्या कारण हो सकते हैं। तो वियर एंड टियर फ्रॉम रेगुलर यूज ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी एंड व्हीकल्स। देखो, जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं गाइस, जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। आप यूज़ करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप 10 लाख की मशीन लाए और उसको आपको ला के रख दिया, आप उसको यूज़ नहीं करोगे। 10 लाख की मशीन लाइए, आप उसके काम करोगे तो उसका यूजेस होगा, ठीक है, उसका यूज़ करोगे। और अगर आप मशीनरी को यूज़ में ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, उसकी टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाएगी, वो ख़राब भी होगी, उसमें रिपेयर भी कराओगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा है कि आपका जो नेक्स्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने पहले जो आपकी मशीनरी ली थी वो आउटडेटेड हो गई हो, ठीक है। अब न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी जो है ओल्ड मशीन जो है वो यूज़लेस हो गई हो, आपके पास न्यू, जैसे हम लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो पहले पुराने टाइप के कंप्यूटर्स होते थे, अभी हम देखें तो लैपटॉप, एक से एक लैपटॉप आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, इसकी वजह से भी हमारे जो है उसकी वैल्यू जो है यानी कि डेप्रिशिएशन लगता है, ठीक है। इस वजह से भी डेप्रिशिएशन लगता है, यानी कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। पैसेज ऑफ टाइम यानी कि इवन अनयूज एसेट लव लॉस वैल्यू फॉर टाइम। इवन अगर आप उस मशीन को लाने के बाद अगर ऐसे रखे भी रहने दोगे ना, उसका यूज़ भी नहीं करोगे, तो भी टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर गाइज, अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अभी मैं आपको हालांकि क्वेश्चन पेपर से भी बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एंड 200% वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। आप देख लेना पेपर में। अब देखो, वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। जैसे ओपनिंग स्टॉक 25,000 का दे रखा है। अब मान लो ओपनिंग स्टॉक अगर यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का दे देंगे तो गाइज आप ही बताओ उसमें कोई चेंजेस हुआ? कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन करनी तो आपको सिंपल सी बात है यार, आप 12th क्लास में हो, कैलकुलेशन करनी तो आपको आती है। परचेज अकाउंट में अगर आपको 1 लाख की बजाय 2 लाख की देते तो कोई बात नहीं है। आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ दे रहे हैं, परचेज आपको दे रहे हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालना है, पीएनएल अकाउंट में क्या जाना चाहिए, और बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए, मतलब यह है कि फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये तो जो भी आप जो भी एडजस्टमेंट, जो भी एंट्रीज दे रहे हैं, आराम से अपने का आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, हमारा एक क्वेश्चन हमें बोल रखा है, ये हमें दे रखी है ट्रायल बैलेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रवि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2025 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2025। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अगर आपको ये तीनों पूछे जा रहे हैं तब ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जहाँ आपसे हो सकता है या तो ट्रेडिंग अकाउंट पूछ लिया जाए या आपसे ट्रेडिंग और पीएनएल पूछ लिया जाए, ठीक है। बैलेंस शीट ना पूछी जाए, क्योंकि 5 मार्क्स में इतना भी वो टाइम आपको ऐसे नहीं करेंगे कि इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ लें जिसमें कि आपका टाइम ही बेकार उसमें वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ पर जाता है, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेज भी हमारी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। सेल भी हमारी क्या जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। हालांकि वो क्रेडिट साइड में जाएगी और ये दोनों डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि आपने सेल करी, ठीक है, आपने किसी को कोई सामान सेल कर दिया। अब रिटर्न इनवर्ड मतलब वो बिजनेस के अंदर पैसा क्या हो रहा है, वो आ रहा है, यानी कि सामान जो है वो आ रहा है। आपने कुछ सेल किया, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आ रहा है वो, ठीक है। और आउटवर्ड मतलब आपने परचेस करी और परचेस पे आपको कुछ स्टॉक समझ नहीं आया, आपने उसे वापस कर दिया, तो आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड मतलब बिजनेस से बाहर जा रहा है, इनवर्ड बिजनेस में आ रहा है। तो जब तुम सेल करोगे तभी कोई चीज़ तुम्हारे पास आएगी, तो हम इनवर्ड लगाएंगे, यानी कि उसे सेल में से माइनस करेंगे। आउटवर्ड की अगर हम बात करें तो हमने कोई चीज़ परचेज करी और हमने उसमें से कुछ सामान हमने वापस लौटा दिया, तो वो आउटवर्ड होगा। ये हमारा क्या होगा, परचेज में से माइनस होगा, और इनवर्ड हमारा सेल में से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक तो हमने वापस कर दिया या वापस हमारे पास आ गया। अब अगर हम वेजेस की बात करें तो गाइज यहाँ पर आपके पास जो वेजेस है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, ठीक है।
ये आपका डेबिट साइड में आएगा। फिर हमारा सैलरीज, अभी आप मेरे साथ साथ बना के इन्हें आप अकाउंट बना लो इस तरीके से और वहाँ पर लिखते चल जाओ, आंसर आपका मैच हो जाएगा, मतलब टैली कर जाएगा। आप देखोगे आपकी बैलेंस शीट दोनों साइड में सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, आप इसे कर सकते हो। सैलरीज जो है वो हमारी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारे P&L अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। बट यहाँ पर एक एडजस्टमेंट हो सकती है कि आपको अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी हो, तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो लास्ट में आपको अपने अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइनिंग बना लेनी है। ठीक है, और उसके बाद में उसमें जो है वो आप अपनी एंट्रीज को लिखते जाना। कुछ भी अगर एडजस्टमेंट की जरूरत हो, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पेंसिल से करके देख लो अपनी आंसर शीट पे। ठीक है, डायरेक्टली एकदम से मतलब लिख के, जो खास आपको पता है कि हाँ वो तो यहाँ जाएगी जाएगी एंट्री, उसको तो कर दो। लेकिन जहाँ आपको थोड़ा डाउट है, जहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़े, लाइक बैड डेट्स की या फिर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो उस केस में उसे थोड़ा सा पेंसिल से लिख लेना, आप आसानी से अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिए। रेंट हमारा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपका P&L अकाउंट में जाएगा। अब देखिए फर्नीचर जो है वो हमारा क्या है, एसेट है, और फर्नीचर का ना P&L अकाउंट में कोई काम है और ना ही आपके उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भाई फर्नीचर तो हमारा जाने वाला बैलेंस शीट में, मशीनरी भी बैलेंस शीट में जाएगी, डेटर्स भी हमारे क्या जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड, और क्रेडिटर्स भी हमारे लायबिलिटी साइड हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगी, जैसे फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन होगा, तो वो P&L अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो खर्चा हो गया, वो हमारा लॉस हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम कैश इन हैंड की बात करेंगे, तो ये भी हमारा एक एसेट है और ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, फिर कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या है, ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और ये भी लायबिलिटी साइड में ही जाएगी, क्योंकि ओनर की जो कैपिटल होती है वो भी बिजनेस के लिए तो उसकी लायबिलिटी ही मानी जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस हमारा क्या होगा, हमारा खर्चा है, तो ये हमारा P&L में जाएगा। ठीक है, इस पर कोई एडजस्टमेंट होगी तो देख लेंगे। लोन फ्रॉम बैंक 10% पर एनम, तो अब हमारा लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने ये पैसा लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो सिंपल सी बात हमें चुकाना है, और ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है, तो ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। अभी आप एंट्री करते जाओगे, देखना आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा खर्चा है, P&L में जाएगा। बैड डेट्स यानी कि हमारा बैड डेट्स यानी कि पैसा जो डूबा हुआ है वो हमारा 2000 है, तो हम इसे क्या करेंगे, P&L में डाल देंगे। ड्राइंग मतलब जो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया पैसा जो होते हैं वो ड्राइंग कहलाते हैं। ठीक है, उसे ऐसे अलग से नहीं मेंशन करेंगे। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने पैसे निकाले और वो सीधे सीधे बैलेंस शीट के अंदर हम उसकी कैपिटल से लेस कर देंगे। क्लियर, चलिए। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। हमारी एडजस्टमेंट क्या दे रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मतलब स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था, मतलब आपकी किसी भी चीज़ की कोई शॉप है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में कितने का सामान भर रखा था। स्टॉक मतलब आपकी मतलब बिजनेस में किसी भी चीज़ का सामान, आप लैपटॉप के कितना स्टॉक आपके पास स्टार्टिंग में था, और साल के एंड में आपके पास कितना स्टॉक बचा, कितने लैपटॉप बचे हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा क्या जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ हमारा स्टॉक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब हमने वेजेस हमारा क्योंकि डायरेक्ट खर्चा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग मतलब ये हमें हमारी जो वेजेस है अभी हमने पे नहीं करी हैं। ठीक है, तो ये वेजेस भी हम क्या कर देंगे, हमारी जो नॉर्मल वेजेस थी उसमें आउटस्टैंडिंग को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी हमें पे करनी है। फिर हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है मतलब हमने पहले से ही इंश्योरेंस पे किया हुआ था, ये हम क्या करेंगे, हमारे इसकी एडजस्टमेंट हम P&L अकाउंट में करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रीपेड है, ठीक है, इंश्योरेंस है जो हमने पहले से ही पे कर दिया, अब उसका खर्चा नहीं हुआ, उसे हम बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% हमारे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा उसको हम लगा के P&L में दिखा देंगे। ठीक है, कि इतने का हमारा इसमें इसकी वैल्यू कम हो गई। फिर हमारा आ जाता है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन पे इंटरेस्ट है, यानी कि ये हमें पे करना है, हमने अभी इसको पे नहीं किया। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमें 5% बनाना है, लेकिन यहीं पर इन्होंने घुमाने फिराने के लिए एक अच्छे से यहाँ पर एक वो कर दिए, यहाँ पर रिमेनिंग डेटर्स वाला जो एक नोट वो करता है, मतलब थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दिए जिससे आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं और आप हमेशा यहाँ पर मिस्टेक करेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें आपको कैसे एडजस्टमेंट करनी है। फिर रेंट इंक्लूड 1500 पेड इन एडवांस। अब देखो रेंट जो हमें ऊपर दे रखा है उसमें क्या इंक्लूड है, 1500 एडवांस भी इंक्लूड है इस साल के लिए, कि हमने पहले से ही 1500 रुपये एडवांस में पे किया हुआ था। ठीक है, वो भी इसमें क्या है इंक्लूड है, तो वो हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद में एक्रूड इनकम है, मतलब जो इनकम हमारी हो गई है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, वो यहाँ पर दे रखी है। एंड गुड्स वर्थ 4000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैम्पल, हमारे परचेज करके हम सामान लाए, उसके बाद में हमने क्या किया कि कुछ सैंपल के लिए
उसमें से 4,000 का जो हमारे गुड्स थे वो हमने फ्री सैंपल के लिए बांट दिए, ताकि हमारे उसमें हमारे बिज़नेस का प्रमोशन हो या जो भी एक रीज़न रहा हो, लेकिन हमने वो हमारा खर्चा हो गया, टोटल मिला के हमारा खर्चा हो गया, हमारी इतने की परचेज़ कम हो गई। अब हम देख लेते हैं गाइस कि हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाना है। एंड अब आप मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से आगे अभी आंसर ना देखते हुए खुद ट्राई करो, आपकी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि गाइस आंसर तो आपके पास अभी आने ही वाला है। लेकिन खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो फिर उससे एक अलग ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलिए, थोड़ी बहुत अगर आपने कर रखी है प्रैक्टिस इसकी, तो और भी अच्छा हो जाएगा फिर तो। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फॉर्मेट हमेशा याद रखना, अगर आप सही से फॉर्मेट नहीं बना कर आते तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से बनाना कराना है, यहाँ पर आपको अच्छे से इसका फॉर्मेट बनाना है। मैंने यहाँ नहीं बनाया क्योंकि ये टाइप किया था, ठीक है। अच्छे से लाइनिंग आपको स्केल से खींचनी है और सही से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बनाना है। ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पर्टिकुलर यहाँ पर फिर अमाउंट लिखना है, ये पर्टिकुलर फिर अमाउंट लिखना है। ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी, डेबिट साइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर रवि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। ये जरूर लिखना है। जैसे कि हमने बात करी थी कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक जाएगा 25,000 का था, वो हमने यहाँ कर दिया, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर हमारी जो परचेसेस थी वो 1 लाख की थी, जिसमें से हमने लेस कर देंगे फ्री सैंपल जो हमने, क्योंकि इतने का गुड्स हमने फ्री सैंपल में बांट दिए थे, लेकिन हमारी तो परचेस कम हो रही है ना, तो हम इसको दिखाएंगे। लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड जो हमने वापस कर दिए, ठीक है, जो हमने गुड्स वापस कर दिए 2,000 हम इसमें से लेस कर देंगे। तो नेट परचेज हमारी कितने की हुई, 94,000 की। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 25,000 का। अब हमारी वेजेस कितने की थी, ये देखिए, वेजेस कितने की हैं, 15,000 की। और हम इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी वेजेस, 17,000 की, ठीक है। उसके बाद में हमारी सेल कितने की हो रही है, 1,80,000 की, जिसमें से रिटर्न इनवर्ड कितना था, 3,000। तो हमारी नेट सेल कितने की हो रही है, 1,77,000 की। बाय क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में कितना था एडजस्टमेंट में, 30,000, वो हमने इसको कर दिया। अब हम इस साइड का भी टोटल करेंगे। याद रहे एकदम से अकाउंट को क्लोज करने की जल्दबाजी मत करना, ठीक है, वरना फिर यहाँ होता है कि अगर आप इसे क्लियरली अच्छे से ही बना कर आते तो मार्क्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी पेंसिल से आप इसको कैलकुलेशन करो, दोनों को ऐड करो। कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं होता, मतलब 12th क्लास में काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं बच्चे, मैम कैलकुलेटर लाउड है या नहीं है, नहीं होता, ठीक है, मत लेके जाना। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, फिर इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखो कि डिफरेंस किस साइड का ज़्यादा है, मतलब किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है। तो हम इस वाले केस में देखें तो 2,07,000 इधर ज़्यादा है। इसमें से हम जब इसको लेस करेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 71,000, जो कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें से अभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस लेस हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे लेस नहीं हुए, तो ये हमारा गाइस क्या है, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चलिए, अब ग्रोस प्रॉफिट कहाँ जाता है, हमारे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकम जितनी भी होती है हमारी क्रेडिट साइड जाती हैं। तो पीएनएल अकाउंट में हमने हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो रख दिया। और सिमिलर वे में गाइस इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है कि फॉर्मेट आपको वैसे ही बनाना है जैसे अभी ऊपर वाले का था, ठीक है। सिमिलर वे में आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है इसका, ठीक है, अच्छे से लाइनिंग अच्छे से करनी है, ठीक है, इस तरीके से करके। और ये पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर रवि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ताकि आपका आंसर एकदम देखने में अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमारी एक्रूड इनकम कितनी है, 600 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये एक्रूड इनकम हमारी कहाँ पर आएगी, ये आएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये हमने लिख दी। अब हम आ जाते हैं हमारे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमारे जितने भी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सब उठा के यहाँ डाल देंगे। सैलरीज 10,000 की थी, वो हमने यहाँ रख दी। रेंट कितने का था, 8,000 का, लेकिन इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीपेड रेंट, ठीक है, जो पहले से पे किया हुआ रेंट था, क्योंकि हम एडवांस में 1,500 पे कर चुके हैं। तो फिर हम 8,000 क्यों पे करेंगे इस साल के लिए, इस साल के लिए तो हम 6,500 पे करेंगे, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस कितने का था, 12,000 का था, जिसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपये तो हम पे कर चुके हैं, तो अब हम कितना पे करेंगे, अब हम सिर्फ 11,600 पे करेंगे। डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे कितने का था, 4,000 का, यानी कि 10% का था। टू बैड डेट्स, अब इस एडजस्टमेंट को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारे बैड डेट्स कितने, पैसा कितने का डूब गया, 2,000 का, हमने यहाँ पर लिख दिया कि अब यहाँ पर अगर नहीं भी लिखोगे ऐड और फर्दर बैड डेट्स भी लिख के यहाँ पर लिख दोगे तो भी चल जाएगा, बाकी यहाँ लिख दोगे ऐड तो अच्छा है, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स उसके बाद और हमारे बैड डेट्स हो गए 1,000 के, तो वही वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इतना और पैसा हमारा डूब गया 1,000, वो भी हमारा हमने इसमें लिख दिया। टोटल बैड डेट्स हमारा कितना हुआ, 3,000 का, ठीक है। अब
टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, इन्होंने कहा कि फिर से हमें डाउट है कि हमारे डेटर्स है 5% पैसा हमारा और नहीं आएगा, डूब सकता है, अब और प्रोविज़न बनाओ 5% का डेटर पे। तो अब आपको क्या करना है, जो पैसा डूब चुका है, यानी कि जो पैसा हमारा बैड डेट्स था वो डूब चुका था, वो तो अलग है, ठीक है, वो तो हमने पहले ही बना लिया था, वो तो अलग है। लेकिन फर्दर बैड डेट्स जो थे 1000 के, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये बनाना है रिमेनिंग, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ भी है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है, जो रिमेनिंग डेटर्स है उन पे आपको बनाना है, ठीक है। जो फर्दर बैड डेट है, फर्दर बैड डेट के बाद आपको बनाना है ये वाला, ठीक है। वो फर्दर बैड डेट जो आपके हैं 1000, वो माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, ये बनाना है। अब हम क्या करेंगे, 50,000 के हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं, जिसमें से 1000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास 49,000 बचेंगे। 49,000 का जब आप 5% निकालोगे तो वो आपका आंसर कितना आएगा गैस, वो उसका आंसर आपका होगा 2450 रुपीज़, ठीक है। 2450 रुपये आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। टू एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल जो था वो हमारा खर्चा है, तो हम सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था हमारा, कितना इंटरेस्ट ऑफ लोन दिखा रखा था हमें, 1000 रुपीज़ का। और एक्रूड कितना था, जो हमें पे करना था लेकिन अभी हमने करा नहीं है, तो इस साल हम उसे पे करेंगे, तो वो हमारा कितना है 1000 का, ये भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, जो साल हमें पे करना है, ठीक है, हमने करा नहीं है, तो 1000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 2000 रुपीज़ का, ये दोनों 1000 को ऐड करके बना है, टोटल यहाँ पर रीड कर लेना है इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारे क्या होगा कि अगर हम दोनों साइड को देखें तो यहाँ पर ये 71,600 है, इसमें से इसको लेस करेंगे इस पूरे को, तो इसमें से हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 28,050 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 28,050 रुपीज़ है, ये हमारा क्या नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो ओनर की कैपिटल अकाउंट है। अब हमारे आ जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको सिमिलर वे में आपको बैलेंस शीट बनानी है, ये रही आपकी बैलेंस शीट, कुछ इस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। इधर साइड में आपको एसेट्स बनाने हैं, इधर लायबिलिटीज़ बनानी है। और गलती से कुछ बच्चे कुछ मिस्टेक ऐसे कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, तो भाई बैलेंस शीट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको लिखना है मिस्टर रवि एज ऑन 31 मार्च 2025। अब हमारे एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो बताती हुई आ रही थी। फर्नीचर हमारा कितने का था 40,000 का, जिसमें से डेप्रिशिएशन हमें माइनस कर देंगे कि 4000 का हमारा डेप्रिशिएशन लग गया इस साल, तो हमारे पास इस टाइम पे नेट हमारा फर्नीचर कितने का है, उसकी वैल्यू कितनी है 36,000। क्लियर। मशीनरी पे कोई डेप्रिशिएशन नहीं लगाता, तो भाई वो हमारी 60,000 की है, वो हमने उतने की ही रहने दी, ठीक है। डेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बस मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे कि जो डेटर्स हैं हमारे, वो हमारे 50,000 के थे, ठीक है। उससे पहले जो 2000 है उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो इससे पहले के थे, वो अलग थे, ठीक है, वो उससे पहले कैलकुलेट हो चुके थे। तो फर्दर बैड डेट कितने के हुए थे, 1000 रुपीज़ के हुए थे, ठीक है। तो हमने 1000 इसमें से माइनस कर दिए। फिर हमने प्रोविज़न और कितने का बनाया, 2450 रुपये का, वो भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो फिलहाल हमारे पास नेट डेटर की वैल्यू कितनी है, कि हमें लग रहा है भाई इतने पैसे हमारे उससे अब आ सकते हैं, 46,550 रुपीज़ आ सकते हैं, ये हमारे नेट डेटर्स हैं। उसके बाद हमारा जो कैश इन हैंड था वो कितना था, 5000 था, वो हमने यहाँ लिख दिया। प्रीपेड जो हमने पहले से इंश्योरेंस पे किया हुआ था 400 रुपये, वो हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम ये इस साल के लिए हमने ये कर दिया है। जो हमारा रेंट था, प्रीपेड रेंट था, वो भी हमारा 1500 हम यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट है, हमने पहले से काम होने से पहले पे कर रखा है, ठीक है। एक्रूड इनकम जो है हमारी, जो अभी हुई नहीं है लेकिन आ सकती है, तो हम उसको क्या करेंगे, इनकम हमारी यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी हमारा एसेट ही है, ठीक है। फिर हमारे लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो भी हमारे एसेट ही हैं 30,000 के, वो भी हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे लायबिलिटी साइड, ठीक है। टोटल कितने की थी, 1 लाख रुपीज़ की थी। इसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट कितने का था, 28,050 रुपीज़ का। एंड याद रहे इसमें से हम लेस करेंगे उसकी ड्राइंग, यानी कि जो ओनर ने 6,000 रुपीज़ की ड्राइंग की थी, ठीक है, यानी कि जो भी पैसा उसने विड्रॉ किया था वो हम यहाँ पर, नेट कैपिटल कितने की आएगी, 1,22,050 रुपीज़ की। क्रेडिटर कितने के थे, 35,000 के। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो थी, जो हमें पे करनी थी, है तो हमारी लायबिलिटी, अभी हमने पे नहीं किए, वो 2000 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने अभी पे नहीं किया है, लोन है हमारा, वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटरेस्ट जो है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, वो 1000, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। और जो लोन था हमारा 20,000 का, वो भी हमारी लायबिलिटी है, वो भी हमने लिख दिया।
अब आप इसे कैलकुलेट करके देख लो, बोथ साइड बैलेंस हो जाएंगी। अगर दोनों सेम आ जाते हैं, टैली कर जाते हैं दोनों साइड में, तो मतलब आपका आंसर 100% करेक्ट है और 10 मार्क्स आपके मिल जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है आपका, ये आपसे 100% पूछा जाएगा। रिजोल्यूशन चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले होता था 10 मार्क्स में पूछा जाता था, जहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर आपको बैंक अकाउंट बनाना है, ये सब पूछा जाता था। बट इस बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपके अप्रैल 2025 का जो अभी क्वेश्चन पेपर आया था, यानी कि जो क्वेश्चन हुआ था आपका, उसका ही मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक बैलेंस शीट आपको दी जा रही है, दो आपके पार्टनर हैं कृति एंड मिनी, और यहाँ पर इन्हें बताया जा रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, ये बैलेंस शीट दे रखी है और बोल रखा है कि एडजस्टमेंट आपको लास्ट में दे रखी है कि ऑन दिस डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। फर्म को क्या किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है। तो जो एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं, लायबिलिटीज़ पेड ऑफ हुई हैं, वो आपके इस तरीके से हैं। एसेट रियलाइज मतलब जैसे आपकी बुक वैल्यू क्या एसेट की, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, अभी आप कंपनी चला रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आपके एसेट की, डेटर की वैल्यू कितनी है, 52,000 रुपीज़ है। ठीक है, आपके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 64,000 है। आपकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन जब आप मार्केट में आपके सामान को जो पर्सन्स आएंगे वो उसे खरीदेंगे, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि जो बुक वैल्यू आपने लगा रखी है उसी पे ही वो सामान ले लेंगे। आपने कहा हमारे डेटर्स 52,000 के, आपने कहा हमारे प्लांट एंड मशीनरी 64,000 की है, तो कोई आपको उसके 64,000 ही पे करेगा। तो वहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यू कितनी रियलाइज हुई, कितने में वो सामान चला जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके 52,000 में जा रहे हैं। बिल्डिंग 92,000 की, डेटर्स 42,000 के हैं, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की है, एंड क्रेडिटर वर सेटल। क्रेडिटर जो हैं जिनको हमें पेमेंट करनी थी, जो हमारी देनदारी थी, उनको हमने मना लिया है। हालांकि हमें पेमेंट कितनी करनी थी हमारे क्रेडिटर्स को, जैसे हमें यहाँ पर 46,000 रुपये यानी कि 46,000 देने थे, लेकिन हमने जैसे तैसे करके उनको मना लिया कि अब तो हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं, अब तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो 44,000 के लिए मान गए। तो 2,000 का हमारे यहाँ प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। वहीं जैसे कि डेटर्स हमारे थे, हमारे पास पैसा आना था 52,000 रुपीज़। ठीक है, हमारे जो जिन्हें हमने सामान सेल कर रखा था उनसे हमें कितना आना था, 52,000 आना था, लेकिन वो उतना पे नहीं कर सकते। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हम 42 में उसको सेटल कर देते हैं। ठीक है, 42 में ही हम उसे 42,000 आप हमें दे दो, कोई बात नहीं है, बाकी के हम उसे पूरा क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि जो कृति है वो क्या करिए, एग्री करिए कि उसकी मम्मी का जो लोन है, उसकी मदर का जो लोन है वो पर्सनली उसको पे कर देगी, तो उससे हम फिर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं एंट्री करेंगे। और डिसोल्यूशन के टाइम पे जो खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंस हो रहे हैं, कि जो आपके पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन पर जो खर्चा हो रहा है, चाय पानी का जो भी चीज़ें, वो आपके 2,500 रुपये उसका डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, कहाँ पर लिखेंगे ये हमें बताना है। और यहाँ पर डायरेक्टली आपसे साफ साफ प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, एंड यहाँ पर डायरेक्टली बोला था कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, तो ये आपके सामने है इसका रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा। एंड फॉर्मेट गाइस, फॉर्मेट आपको बनाना है इस तरीके से ही, फॉर्मेट आपको ये बनाना होगा। ठीक है, ये रहा आपका इस तरीके का फॉर्मेट, ये आपको इस तरीके से बनाना है, ये क्रेडिट साइड एंड ये डेबिट साइड। ठीक है, इस तरीके से पर्टिकुलर, फिर अमाउंट एंड पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए यहाँ लिखना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड पे हमको क्या लिखना है, देखो हम क्रेडिट साइड क्या लेके जाएंगे, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जो बुक वैल्यू है लायबिलिटी की, वो हम यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो क्रेडिटर हैं, बुक वैल्यू उसकी कितनी है, 46,000। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दी। इधर डेबिट साइड में हम जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, बुक वैल्यू होगी जिन एसेट्स की, वो हम ले आएंगे। तो स्टॉक हमारे कितने के हैं, डेटर्स कितने के, प्लांट कितने के, मशीनरी कितने के, वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। मैंने ये एक साथ लिख दिए, आप क्या करोगे, इन्हें अलग अलग लिखोगे। ठीक है, आप एक साथ मत लिखना, आपके सामने बुक में फॉर्मेट भी है, आपकी बुक में आपको क्या लिखना है, स्टॉक का अमाउंट लिखना। लाइक स्टॉक यहाँ पर कितने का है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक 48,000 का, डेटर्स 52,000 के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखने इस तरीके से। ठीक है, लाइन वाइज से इस तरीके से लिखना है आपको, एंड टोटल अमाउंट करके फिर ये लिख देना 244,000। फिर हमारे क्या है कि जितने भी हमारे एसेट्स यहाँ रियलाइज हुए हैं वो आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। मतलब जितनी भी हमें इनकम हुई है इनसे, एसेट्स से हमें रियलाइज हुए हैं, जितना पैसा आया है वो हम क्रेडिट कर देंगे। 2,46,000 के आपके हैं। ठीक है, जितने भी एसेट रियलाइज हुए हैं, तो एसेट रियलाइज कौन से हुए, ये वाले एसेट्स, इनकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये अमाउंट को हम क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक इतने के, बिल्डिंग इतने की, डेटर्स इतने के, प्लांट मशीनरी इतने की, एंड टोटल ऐड करके उसे वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड में।
और जो हमारे ये क्रेडिटर्स सेटल हुए हैं ये वाले 44,000 के, ये हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे। तो जो क्रेडिटर पेड हैं यानी कि जो हमने लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स लायबिलिटी जो है वो सेटल कर दी है, 44,000 हमने पे कर दिया, वही हमने यहाँ पर लिख दिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो भी हमारा हुआ वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस। एंड अब हम यहाँ पर देखेंगे टोटल, इस साइड का टोटल एंड देन इस साइड का टोटल। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ज़्यादा आ रहा है, हमारे यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें से हम इसको लेस करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या होगा, टू प्रॉफिट और रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट हुआ है दोनों जो पार्टनर हैं उसे क्या कर लेंगे अपने रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इनका शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या करेंगे 3:2 का जो भी रेशियो है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एंड इस तरीके से ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको इतना ही बनाना था इसके अंदर, दैट्स इट। कहते हैं हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि है हमारे कंपनी चैप्टर से, और कंपनी चैप्टर का क्वेश्चन आपको इस तरीके का प्रोराटा का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए इस तरीके से, जस्ट एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको वो लिखा है कि एक्स लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है, ठीक है, और उनमें से एक शेयर की कीमत कितनी है, ₹10, जिससे कि वो ₹2 के प्रीमियम पे कर रही है पे, ठीक है, मतलब इशू कर रही है ₹2 का प्रीमियम। अब यहाँ पर एप्लीकेशन टाइम पे वो कैसे पेमेंट कैसे लेगी, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं जो इनके शेयर्स को खरीदेंगे, इस कंपनी के शेयर्स को जो खरीदेंगे उनसे वो पैसे कैसे लेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन लोगे, एप्लीकेशन टाइम पे आपको ₹5 पे करने हैं, फिर आपको अलॉटमेंट टाइम पे ₹4 पे करने, जिसमें कि आपका प्रीमियम इंक्लूड होगा। फाइनल कॉल आपकी रहेगी ₹3 की, ठीक है, ₹3 आपको फाइनल कॉल पे करने हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने इशू करते हैं, ये शेयर इशू करते हैं, कितने 20,000 इक्विटी शेयर इन्होंने इशू किए, तो एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए, 25,000 शेयर्स के, यानी कि 25,000 शेयर्स जो हैं वो इन्हें रिसीव हुए। मान के चलो आपने कहा कि भाई मेरी कंपनी में, यानी कि 100 लोग मेरी कंपनी में आके हिस्सेदार बन सकते हैं, ठीक है, आपको इतनी इतनी पेमेंट करनी होगी। अब उस जगह पे अप्लाई कर दिया जाता है लोगों ने, यानी कि 105 गए, आप क्या चाहते थे कि आए कितने, 100, ठीक है, ₹100 मुझे मिलें, सब मुझे एक रुपया पे करें, ठीक है, लेकिन वहाँ कितने रुपीज़ आ गए आपके पास, ₹105 आ गए, तो ₹5 आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। तो अब आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि या तो एडजस्ट कर दिया जाए, मतलब जिस पर्सन ने 4 शेयर खरीदे हैं, देखो जिस पर्सन ने 4 शेयर खरीदे हैं उससे 2 शेयर दे दिए जाएँ, इस तरीके से उसको क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए, यानी कि मनी को, एक्सेस मनी को एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट 20,000, रवि है उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, 400। अलॉटमेंट पे क्या होगा कि जितने भी अदर शेयर होल्डर हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई आप एक काम करो, जिन्होंने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 4 शेयर दे दो, बाकी के जो जिनके एक्स्ट्रा आ गए हैं उनके क्या कर देंगे, उनको 2 शेयर दे देंगे, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जो रवि था उसने 400 शेयर्स के लिए वो किया था, उससे अलॉट हुए थे, और वो पे करना फेल हो गया था, मतलब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी एंड फाइनल कॉल भी उसने पे नहीं की, तो उसके जो शेयर थे उन्हें जब्त कर लिया गया, ठीक है, उसकी जो उसने फर्स्ट कॉल की थी यानी कि एप्लीकेशन मनी जो थी उसको जब्त कर ली, और उन्हीं शेयर्स को फिर बाद में क्या कर दिया, री इशू कर दिया ₹9 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। हालांकि हमारे एक शेयर ₹10 का था, तो यहाँ पर ₹1 का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉस हो रहा है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हमसे क्या क्या बोल रखा है कि पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बनानी है, करनी है यहाँ पर, एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, फॉरफीचर वाली एंड रेशियो वाली भी, एंड इंक्लूडिंग वर्किंग नोट्स फॉर एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट, एंड आपको यहाँ पर वर्किंग नोट भी दिखाना है करके किस किस तरीके से आपको ये करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मोटा मोटा इसको इस तरीके से लिख देंगे कि शेयर कितने से हुए हैं, 20,000 के, ₹10 ईच है, ₹2 का इसमें प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे ₹5 और अलॉटमेंट पे ₹4 की अगर हम बात करें तो ₹2 इसमें इंक्लूड है। ऐसे क्यों है इसमें ₹2 इंक्लूड, देखो ₹5 का एप्लीकेशन है, ठीक है, प्लस ₹3 की फाइनल कॉल है, कितने रुपए हो गए, ₹8 हो गए। तो ये ₹4 में ₹2 प्रीमियम में हम कैसे पता लगाएं, ₹10 के टोटल शेयर है ना ₹10 के, और ₹8 तो हमारे एप्लीकेशन और फाइनल को लगा के हो रहे हैं, तो हमारे जो ₹2 हैं वो हमारे क्या होंगे, अलॉटमेंट पे होंगे, तो 2 हमारा क्या होगा इसमें प्रीमियम होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट्स वगैरह करके भी पूछ सकते हो अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो। हमारा एप्लीकेशन हमें जो रिसीव हुए हैं वो हमारे कितने हो गए, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है, इस तरीके से आप लिख के करोगे तो आप आसानी से इसके आंसर्स कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए हम हमारे वर्किंग नोट्स में कर लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी हमें।
हमारे एक शेयर की जो हमें एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ लेने थे, एप्लीकेशन पे हमने कहा था कि हम तुम्हें 5 रुपये का एक शेयर बेचेंगे। अब शेयर हमारे पास से कितने आ गए, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, 25,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। करना कितने का था, हमने कहा था 20,000 लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कर कितने ने दिया, 25,000 ने। ठीक है, तो शेयर कितने आए, फॉर्म फिल करके कितने आ गए, शेयर्स हमारे पास आए वो कितने आए, 25,000। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि हमें तो उस टाइम पे 5 रुपीज़ ही लेने थे। ठीक है, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया उस टाइम पे, 1,25,000। एप्लीकेशन आना कितना था, मतलब आना कितना चाहिए था, 5 इंटू 20,000, मतलब हमने तो 20,000 शेयर की बात की थी ना, तो यहाँ पर आना कितना चाहिए था, 1,00,000 रुपये। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई, 25,000 रुपये। अब देखो, पहली एंट्री तो हम यही करेंगे कि हमारे पास 1,25,000 आए, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना 25,000, इसे हम अलॉटमेंट टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। देखो, हमारी सेकंड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी होनी चाहिए, देखो इन्होंने कहा अलॉटमेंट मनी आपकी कितनी होनी चाहिए, 4 रुपीज़, है ना, कि हम अलॉटमेंट टाइम पे क्या करेंगे, 4 रुपये लेंगे, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, 4 रुपये लेंगे, तो 4 रुपये के हिसाब से कितने रुपए आने चाहिए थे, 20। हम तो प्रोराटा जो करेंगे ना, आगे का जो क्वेश्चन करेंगे हम 20 को ही बेस करके चलेंगे। 25 सिर्फ फर्स्ट टाइम पे हम कैलकुलेट करेंगे कि इतना अमाउंट हमारा है। 25 इंटू जो अमाउंट से 5 से कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना पैसा हमारा आया है, ये हम फर्स्ट टाइम दिखाएंगे। उसके बाद हमारा आगे का जो क्वेश्चन जाएगा उस पर हम 20,000 ही हर जगह लेंगे। ठीक है, 25,000 कहीं नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे जो 5,000 जो हमारा अमाउंट है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमारा है वो हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा सही मामले में अलॉटमेंट टाइम पे कितनी मनी ड्यू होनी चाहिए, यानी कि कितने आने चाहिए, 80,000 रुपये। अलॉटमेंट पे सही मामले में 2 रुपये का हम क्या करें, प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम हम एक्स्ट्रा, हमारा जो शेयर है एक तरीके से 10 रुपये का है। 10 रुपये के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 5 रुपये हम उस पर ले रहे हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, 3 रुपये हम फाइनल कॉल पर ले रहे हैं, तो 2 रुपये सही मामले में हमें क्या करना चाहिए, 2 रुपये हमें क्या करना चाहिए, हमें अलॉटमेंट पे लेने चाहिए। लेकिन हम कितने ले रहे हैं, 4 रुपये। ठीक है, तो 4 रुपये में 2 रुपये हमारा क्या होगा, प्रीमियम होगा, और हम लेस कर देंगे 25,000, जो कि हमारी एप्लीकेशन पे ज़्यादा पेमेंट आ गई थी। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइम पे कितना कैश रिसीव होगा, कैश रिसीव ऑन अलॉटमेंट कितना होगा हमारा, 55,000। ठीक है, कितना होगा, 55,000। आना कितना चाहिए था हमारे पास अमाउंट, आना चाहिए था हमारा 80,000। ठीक है, लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे, हमारे 25,000 जो हमारे पास एप्लीकेशन टाइम पे एक्स्ट्रा आ गए थे, उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे 55,000 की एंट्री वहाँ पर होगी। उसके बाद में अब यहाँ पर रवि के 400 शेयर थे, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, कितने वो पे नहीं कर पाया था, 1600। अभी अलॉटमेंट टाइप है, वो 1600 पे नहीं कर पाया था। फाइनल कॉल पे हमारे पास कितने आने चाहिए थे, इतनी पेमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन रवि डिड नॉट पे 3 इंटू 400, मतलब वो 1,200 रुपये पे नहीं कर पाया। तो 1,200 रुपये अगर वो पे नहीं कर पाया, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड हमारे पास कितना होगा, 58,800, क्योंकि हम ये 1,200 रुपये में से लेस कर देंगे। ठीक है, ये पे नहीं कर पाया था। मनी है, जो अलॉटमेंट मनी है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो एंट्री हो रही है कि हमारा जो 25,000 एक्स्ट्रा हमारे पास एप्लीकेशन टाइम पे आ गए थे, सभी शेयर होल्डर से जो 25,000 एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई थी, उसको हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट टाइम पे क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक जो एंट्री दे रखी है कि रवि के जो 400 शेयर्स जिसको मिले थे, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, अब वो अलॉटमेंट मनी जो थी वो पे नहीं कर पाया। ठीक है, तो उस अमाउंट को हमें यहाँ से ना लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको हमें यहाँ लेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन टाइम पे वो पर्सन ऑलरेडी सभी जो हैं वो क्या कर चुके हैं, एक्सेस मनी पे कर चुके हैं। तो ठीक है, वो तो फिर वो क्या है, हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट टाइम पे हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि जो हमारा थर्ड है, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल भी क्या है, रवि पे नहीं कर पाया। अब हम इसे इसमें से लेस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट की। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 1,200 हमारा एक्स्ट्रा है, यानी कि जो रवि का हमें जो फाइनल कॉल थी वो 3 रुपीज़ थी। ठीक है, और इसका शेयर कितना था, 400, तो हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,200। तो अब हम सभी जो शेयर होल्डर हैं उनसे हम बोलेंगे कि भाई 3 रुपये आपको, 20,000 आप शेयर होल्डर हो। ठीक है, आप 20,000 रुपये 20,000 शेयर होल्डर हो, तो अभी आपको क्या करना है, 3 रुपीज़ मान लो उन्हें पे करने हैं। ठीक है, एक पर्सन को 3 रुपीज़ पे करने हैं, तो 3 इंटू ये करेंगे 20, तो आने तो कितने चाहिए थे, 60,000। लेकिन यहाँ पर रवि जो है वो पे नहीं कर पाया अपनी फाइनल कॉल भी। ठीक है, तो अब उसके कितने शेयर थे,
एक शेयर की कीमत कितनी थी उसके की, वो थी 300 रुपये, 3 रुपये, लेकिन उसने 400 शेयर ले रखे थे, तो इसमें क्या हुआ, उसके कितने 1200 रुपये देने थे, लेकिन वो 1200 रुपये नहीं दे पाया। तो सिंपल सी बात है, आपको इस टाइम पे जो आपको कैश रिसीव होगा वो होगा 58,800 का। यहाँ पर छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए वर्किंग नोट लिखने ज़रूरी है। एंड अगर आपका इस तरीके से आंसर शीट में लिख कर आओगे ना, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें, ठीक है। अगर पैसे जो हमारे रवि के जो शेयर्स हैं जो हमने जब्त कर लिए हैं उनकी बात करें, फॉरफिटेड शेयर का मतलब होता है कि आपने पैसा जब्त कर लिया है। अब एप्लीकेशन टाइम पे जो रवि था उसने कितनी पेमेंट करी होगी। अब हम बात करें उसके शेयर कितने थे, 400 शेयर थे, और एप्लीकेशन टाइम पे मतलब एप्लीकेशन टाइम पे कॉल मनी कितनी थी, वो थी 5 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन टाइम पे 5 रुपये मांगे गए थे, तो 5 रुपये से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 रुपये एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। मतलब ये अमाउंट था 2,000 रुपीज़ का। अमाउंट अनपेड कितना था अलॉटमेंट पे 1,600 रुपये था, और फाइनल कॉल पे कितना था, 1,200 रुपये था, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 2,800 रुपये हुआ, ठीक है। यानी कि 2,800 रुपीज़ जो था वो अमाउंट क्या था, अनपेड था, जो इसने पे नहीं किया। अब टोटल कॉल्ड अप वैल्यू की अगर हम बात करें, टोटल कॉल्ड अप वैल्यू यानी कि जितना मांगा गया था पैसा, तो 10+2 यानी कि 12 रुपीज़, इतने रुपीज़ मांगे गए थे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितने का है, 2 रुपीज़ का है। तो ये हमारी कॉल्ड अप मनी है, ठीक है। ये हमने वर्किंग नोट में लिख लिया, अभी यहाँ से समझ में नहीं आएगा, इसको बस ऐसे लिख लो, ठीक है, ताकि हम अपने क्वेश्चन को कर पाएँ। तो कॉल्ड अप मनी कितनी थी, 12 रुपये थी, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे रीइशू की बात आ रही है कि हमने हमारे जो फॉरफिटेड शेयर थे उनको रीइशू कर दिया। तो हमारे रीइशू शेयर कितने के थे, 9 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ कि भाई 10 रुपये का शेयर था, लेकिन हमने उसे किसी दूसरे शेयर होल्डर को 9 रुपीज़ में दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ, 400 का। तो यूज़ 400 फ्रॉम फॉरफिटेड अकाउंट। तो जो फॉरफिटेड अकाउंट है उसमें से हम क्या करेंगे, 400 जो अमाउंट है उसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। रुपये का शेयर हम 9 में दे रहे हैं, यानी कि हमें 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 1 रुपये के नुकसान की भरपाई हम कहाँ से कर लेंगे, जो हमने उस पर्सन के पैसे जब्त करें और उसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में उसको क्या कर दिया था, हमने ट्रांसफ़र कर दिया था बैलेंस को, ठीक है। तो बैलेंस हमारा कितना होगा, बैलेंस 1600 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व टिप आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखो, जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी कि 1,25,000 जो हमने कैलकुलेशन करी थी फर्स्ट वाले में, ये हमारी कैलकुलेशन है ना, कि एप्लीकेशन मनी जब हमें रिसीव हो रही है तो 5 रुपये के हिसाब से 25,000 शेयर हैं, तो हमारे 1,25,000 आ रहे हैं। तो अब जब हमारे पास 1,25,000 आ रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे 1,25,000 जा रहे हैं। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीट फॉर 25,000 शेयर्स। सेकेंड एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड एडजस्टमेंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट से हमारी जो मनी है वो क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 1,25,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी जाएगी, 1,00,000। टू शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी एडजस्ट होगी, 25,000 रुपये, ठीक है। ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चली जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे कर दिया। फिर हमारी थर्ड आएगी अलॉटमेंट टाइम की, जहाँ पर हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो देखो, शेयर अलॉटमेंट हमारा 80,000 का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे 4 रुपये वहाँ पर दिखा रखा है, और हमारे जो शेयर है वो 20,000 है, तो उसके हिसाब से हमारे कितना आ रहा है, 80,000। एंड यहाँ पर तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने जाएंगे, 40,000, क्योंकि यहाँ पर 2 रुपये हमारा क्या है, प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने जाएंगे, 40,000, क्योंकि सही मामले में जो हमारा सही मामले में अगर देखा जाए तो शेयर अलॉटमेंट टाइम पे हमें 2 रुपये लेने चाहिए, लेकिन हम 2 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि प्रीमियम पे हम उसको वो कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रीमियम होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी तो हमें कितनी होगी, अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव होगी, तो यहाँ पर आपकी अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी 55,000। कैसे होगी, बैंक अकाउंट, देखो आने तो सेम मामले में कितने थे हमारे पास, 80,000 है ना, 80,000 हमारे पास आने चाहिए थे, क्योंकि अलॉटमेंट मनी हमारे कितने की है, यहाँ पर आप एक बार दिखा देती हूँ मैं क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन। अलॉटमेंट देखो 20, हम हर वीक उसमें एंट्री में 20,000 शेयर्स मान के चलेंगे। अब हमारे पास अलॉटमेंट टाइम पे 4 रुपीज़ हमें लेने थे, तो इसके हिसाब से तो हमारे 80,000 हमें लेने चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे हमारे पास 80,000 आने चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे एप्लीकेशन टाइम पे 25,000 शेयर्स आ गए थे, ठीक है।
25,000 शेयर्स आ गए थे, तो 25,000 शेयर को हमने मल्टीप्लाई किया जब हमारी एप्लीकेशन बनी 5 से, तो हमारे 1,25,000 का आ रहा था, ठीक है। लेकिन हमारे आने कितने चाहिए थे, कितना अमाउंट आना चाहिए था, हमारा 20,000 हमें शेयर इशू करने थे। उसके हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, तो हमारे कितने आने चाहिए थे, 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर 25,000 हमारे एक्स्ट्रा आ गए। तो जो 25,000 हमारे एक्स्ट्रा आ गए थे हमारे एप्लीकेशन टाइम पे, उसे हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, हम एडजस्ट करें अलॉटमेंट टाइम पे। तो जो अलॉटमेंट टाइम पे 4 रुपये के हिसाब से 80,000 आने थे, तो अब हम उनसे 80,000 रुपये कैश रिसीव या बैंक से रिसीव नहीं करेंगे। अब हम इसमें से 25,000 रुपये माइनस कर देंगे, और जो 25,000 माइनस होंगे तो गाइज यहाँ पर हमारे 55,000 रुपये बचेंगे, ठीक है। तो जो ये 55,000 है, इसकी एंट्री हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। ये रही आपकी एंट्री, ठीक है। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट, इतनी मनी हमें रिसीव होगी। देन फाइनल कॉल ड्यू की बात करें तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितनी होनी चाहिए, जैसे 3 रुपये की हमारे फाइनल कॉल पे हमने कहा हम 3 रुपये लेंगे, ठीक है। और शेयर कितने हमारे 20,000 के हैं, तो इससे हमारा क्या आएगा आंसर 60,000। लेकिन फाइनल हमें रिसीव कितना हुआ वो भी लिखेंगे। आना कितना चाहिए था, बिंग फाइनल कॉल मनी हमारी 60,000 आनी चाहिए थी, लेकिन रिसीव कितनी हुई ये भी हम लिखेंगे कि कितनी आई हमारी 58,800। अब ये कैसे आई, आने तो 60,000 रुपये चाहिए थी, ये क्यों आई, क्योंकि हम अलॉटमेंट टाइम पे एडजस्ट कर चुके हैं चीज़ों को, ठीक है। जो अमाउंट एक्स्ट्रा आया था एप्लीकेशन टाइम पे, उसको हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, देखो जो हमारे ये रहा ना हमारा एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे ये 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया था। इस 25,000 को हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास 80,000 रुपये आने थे, यहाँ पर देखो अलॉटमेंट टाइम पे जो हमें 80,000 रुपये आने थे, उसमें से हमने माइनस कर दिए 25,000। तो हमारे पास रिसीव कितना हुआ अलॉटमेंट मनी टाइम पे, कितनी मनी रिसीव हुई 55,000 रुपये, ठीक है। अभी हमने एडजस्ट कर दिया। अब जो फाइनल कॉल है उस टाइम पे तो हमारे पास क्या 60,000 आना था, लेकिन जो रवि था जिसके 400 शेयर थे, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर 3 से, तो यानी कि 1,200 रुपये, ठीक है। 1,200 रुपये उसने नहीं पे किए, वो फेल हो गया फाइनल कॉल पे करने में। तो ये 1,200 रुपये हम 60,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि हमारा अमाउंट होगा 58,800, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी फॉरफीचर ऑफ रवीज शेयर 400 शेयर, इसकी एंट्री करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल 4,000, क्योंकि हमारा जो शेयर था हम अमाउंट वही लेके चलेंगे, प्रीमियम वाला नहीं। हम 10 रुपीज़ का हमारा शेयर है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देते कितने से, 400 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारा कितना आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 2 रुपीज़ का है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 800, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। उसके बाद में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट टाइम पेमेंट की बात करें तो 4 रुपीज़ थे, ठीक है। 4 इंटू 400 करेंगे क्योंकि इनके शेयर 400 थे, तो 4 4 जा 60। शेयर फाइनल कॉल पे कितने आने थे इनके, 1,200 रुपये आने थे, क्योंकि यहाँ पर 3 इंटू 400 करेंगे 1,200। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 2,000। अब ये कैसा आया, तो हम इनका पैसा जब्त कौन सा करेंगे, कितना पैसा जब्त करेंगे, मतलब कितना पैसा हम इनका जब्त करेंगे। तो जो उन्होंने 5 रुपीज़ के हिसाब से स्टार्टिंग में 400 इनके शेयर थे, ये आपने इन्होंने 2,000 रुपये इन्होंने पे करे थे, जो हमारा ये वाला पेमेंट थी हम इसको जब्त करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके की हमारी इसकी एंट्री हो जाएगी 100। तो रेशियो ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो 3600 रुपये आएंगे। किस तरीके से कि हमारा जो है इसके 400 शेयर हैं, तो 400 शेयर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये आएगा 3,600। सही मामलों में टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 आने चाहिए, क्योंकि 400 इंटू 10 हमारे जो शेयर का हमने प्राइस था, यानी कि जो हमारा शेयर इशू हो रहा था वो 10 रुपीज़ का हो रहा था, ठीक है। तो 10 इंटू हम 400 करेंगे तो 4,000 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना आया 3,600 रुपये। तो जो 400 रुपये हैं वो हमारा क्या एक तरीके से इसका लॉस हुआ है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हो गया हमारा, ये वहाँ से उसको रिकवर कर लेंगे हम, ठीक है। कहाँ से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से उसको रिकवर कर लेंगे, ये लॉस है एक तरीके से। ये 400 किस तरीके से आया है वो यहाँ पर हमने देख लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमारा करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये कैलकुलेट करने के लिए आपसे आएगा। तो आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूलेस लर्न करके जाना है, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या है कि करंट एसेट्स आपको दे रखे 1,20,000 के, स्टॉक 30,000 का, करंट लायबिलिटीज़ आपको 60,000 की, सेल्स आपको 3 लाख की, ग्रोस प्रॉफिट आपको 90,000 का, एंड नेट प्रॉफिट 45,000 का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ 2:1 इसका रेशियो आ जाएगा। क्यू की रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो तो आपको गिवन है, करंट एसेट गिवन है और स्टॉक भी गिवन है, ठीक है। ये माइनस कर दो और डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटीज से, तो क्यू की रेशियो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये इसका 1.5:1 रेशियो आ जाएगा। फिर हमारा ग्रोस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है, तो ये ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 30% इसका रेशियो आ जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट भी है, इससे आप अपना इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इसमें आपका एक आपका कैश फ्लो का भी क्वेश्चन आएगा, एक कैश फ्लो का भी क्वेश्चन आएगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना अगर आपने कर रखा है, क्योंकि ऑप्शनल मॉड्यूल में से है। बाकी का आप इतना भी करके जाएंगे आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे, जितना बताया अगर आपने उतना भी कर लिया तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। बट अकाउंट, मैथ, ये सब चीज़ में जितनी ज़्यादा इनमें प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम हमारा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि आखिर इसका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ये है आपका अप्रैल 2026 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेम इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सेम एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। आपका पैटर्न सेम रहेगा, आप लिखना है किस तरीके से लिखना है वो आपको लिखना है, यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, इससे अलग क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना। ये आपका कोड है जो आपको लिखना होता है आंसर सीट पे, एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको डे एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप इनको रीड कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको क्वेश्चंस तो दो ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, उसे आप आंसर अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में आप उसका आंसर करो, आपकी चॉइस है, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर को रीड करने के, तो ध्यान से अपने 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना, पहले समझना, उसके बाद उनके आंसर करना। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम इसके पासिंग मार्क्स क्या हैं, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। 20 मार्क्स का तो इसमें सिंपल TMA निकल गया। अब 80 मार्क्स जो बचे, 80 का आपका 33% अगर आप निकालोगे तो आपको इसके 27 मार्क्स कम से कम चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं। बाकी तो एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 हैं, आप मान के चलें 25 आपको इसमें मिल गए, 27 मार्क्स, ठीक है, जो कि कम से कम आपको लाने ही लाने। उसके बाद आपके TMA के मार्क्स ऐड करके अगर आपके 33 आ जाते तो आपको पास कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया ऑल का क्वेश्चंस कंपलसरी हैं एंड किस किस टाइप के पूछे गए हैं। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये भी यहाँ आपको नोट दिया हुआ है। हमारा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक, तो इनमें से कौन सा जो है जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन दिया है, चारों में से एक ही आंसर है, आपको क्या करना है, आंसर को पहचानना है, ठीक है। को आपके इनके आंसर करने हैं। इस तरीके के आपको क्या पूछे जाएंगे, कुछ आपके MCQ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। MCQ यहाँ पर आपको काफ़ी पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इनके आपको आंसर करने हैं। यहाँ से आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैं आपको करवा भी चुकी हूँ सभी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए आप मुझे बता देना, अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, कमेंट्स कर देना। तो अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए आप मुझे बता देना, इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम और वीडियो को बड़ी नहीं करते हैं। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके के पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि अकाउंटिंग एरर्स आपसे पूछी जा सकती हैं, पूछी जाएंगी, इवन क्या पूछी जा सकती है, पूछी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 1 वर्ड में आंसर करना है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गुडविल का क्वेश्चन, क्या आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है गुडविल वाला, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कब करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको ऐसी नॉर्मल याद रख लें ताकि आप नॉर्मली से बना कर आ सको, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल का पूछा जा सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर्स फॉरफिटेड वाला, इसको भी देख लेना। ट्रायल बैलेंस का जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये देखो 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा रखा है ना, यहाँ पर 5 मार्क्स में पूछा गया है। पहले ये 10 मार्क्स में आता था, अब ये 5 मार्क्स में दे रखा है, लेकिन हो सकता है 10 मार्क्स में पूछ लें, कुछ भी नहीं पता इनका। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, लेकिन 200% आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और जब हमें पता है कि कोई क्वेश्चन आना ही है, बस उसका हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो गाइस उसको तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का आपको पूछा जाएगा, ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखी होगी। और देखो इसमें कितनी कम एडजस्टमेंट, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। मैंने आपको जो भी क्वेश्चन
क्वेश्चन कराइए, सबसे डिफिकल्ट वाला टफ वाला क्वेश्चन कराया है मैंने वहाँ पर। इसकी तो आपको एकदम से आराम से इसका आंसर बना कर आओगे, ठीक है। इसको तो आप, इसमें कोई मतलब भी नहीं है कहीं पर भी आपको इसमें फंसने का। फिर और करके आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, और करके आप, आपकी चॉइस रहेगी। और करके जो क्वेश्चन दिया जाएगा आप ये वाला कर लो सेकंड वाला, ये वाला कर दो, ठीक है। एक आपको दिया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर से, ठीक है, जिसमें आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और एक एनपीओ से दिया जाएगा, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले से। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले उससे, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, एक का आंसर आएगा ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 जैसे दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन वाला जो है, इन दोनों में से आपका एक तो है, देखो ये है आपका एडमिशन के लिए कि एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस पर क्वेश्चन दे दिया। एक आपको यहाँ पर इसकी जगह पे आपसे बोला जा सकता है कि आप रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन करो। तो यहाँ पर इसमें तो चांसेस रहते हैं कि 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, बट और करके जो इसमें ही आपसे और करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला जो कि मैंने अभी आपको कराया भी है इसका सोल्यूशन, ये और वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका डिसोल्यूशन वाले चैप्टर से 200% आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मतलब एक क्वेश्चन आपको आते ही आता है। तो आप एडमिशन वाला, रिटायरमेंट वाला मत करो, आप क्या कर लो, डिसोल्यूशन वाला कर लो, ठीक है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन उसके बाद में हमारा सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में हमारा जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, ठीक है, या फिर हमारा दूसरा वाला इसमें आ जाता है कंप्यूटराइज वाला है आई थिंक, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी अच्छा एक है, इसको कर लो। या फिर कैश फ्लो वाला कर लो, इसमें कैश फ्लो का आ जाएगा ये क्वेश्चन। वैसे उससे अच्छा तो मेरे ख्याल से आपको ना कंप्यूटराइज वाला करना चाहिए। सैलरी इज नॉर्मली स्पेसिफाइड ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे होती है, ठीक है, सैलरी होती है। तो आप इस वाले को भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी है और आपको पता है इससे रिलेटेड, आपने थोड़ा बहुत इसका कर रखी है तैयारी, तो आप इसको कर लेना। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मतलब दोनों ऑप्शन आपको गिवन दे रखे होंगे, दोनों दे रखे होंगे, बट अगर लास्ट मोमेंट है, ठीक है, लास्ट टाइम है, 3-4 दिन बचे हैं, तो कोशिश करना आप कि स्टार्टिंग वाला जो हमारा सेक्शन ए है उसको ही आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इस तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर